Hello everyone. Today I am discuss on the topic historical and national developments and constitutional obligation for children with disability. Now let's start our class. आज की क्लास में मैं ऐतिहासिक और राष्ट्रीय विकास तथा दिव्यांग बच्चों के प्रति संवैधानिक दायित्वों के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। चलो हम प्राचीन टाइम के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से दिव्यांग बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता था। पहले लोगों में विकलांगता के संबंध में बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण रहा, परंतु आज समाज में विकलांगता की जो इज्जत है वह समय अनुसार लोगों के दृष्टिकोण, व्यवहार, रुचि एवं आवश्यकताओं के बदलाव व परिणाम स्वरूप ही हुआ। कि पहले के टाइम विकलांग बच्चों के साथ अजीब और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन अब के समय में समाज में दिव्यांग बच्चों के प्रति काफ़ी दृष्टिकोण चेंज हो गया। उनकी देखने की जो नज़रिया है वो बदल गया है। उनके पीछे किन किन का हाथ रहा है, किन किन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके बारे में पढ़ते हैं कि इनके लिए कुछ सामाजिक संगठन जो कि एनजीओ हैं, कोई सोसाइटी है, सामाजिक सोसाइटियाँ हैं और गार्जियन हैं एवं सरकारी तंत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी योगदान प्राप्त हुआ है। इन सब ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके तहत विकलांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। उन्हें समाज के साथ जोड़ा जा रहा है, उन्हें भी वही अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जो कि एक नॉर्मल बच्चे को दी जाती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। ऐतिहासिक काल में दोषपूर्ण रूप से जन्म लिए बच्चों को जान से ही मार दिया जाता था। अब यहाँ पर कुछ सेंचुरियों की बात हुई है कि 12वीं सेंचुरी में बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता था, वो पढ़ेंगे हम। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने इनके लिए अलग कानून बनाया तथा समाज से अलग रखने का प्रावधान दिया। कि उन्होंने कहा कि इनके लिए एक अलग से कानून बनाया जाए और इन बच्चों को अलग से रखा जाए, इनके पर अलग से ही काम किया जाए। नेक्स्ट, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पोप ग्रेगर ने अपने धर्मोपदेश के द्वारा अपने धर्मानुयायियों को विकलांगता की सेवा करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि तुम विकलांगों की सेवा करोगे, और यही वह समय था जब ग्रीस ने इन्हें इंडियट के नाम से पुकारा था। फर्स्ट टाइम इन्हें नाम दिया गया था। मैदकालीन इतिहास में इन्हें बुरी आत्मा का प्रकोप इत्यादि कहकर बाहर कर दिया जाता था, उन्हें समाज से ही बाहर निकाल दिया जाता था। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर ईसाई धर्मानुयायियों ने इनकी सेवा हेतु अनाथालयों की व्यवस्था की। इसके तहत लोगों का दृष्टिकोण बहुत परिवर्तित हुआ। 17वीं शताब्दी में रेने स्टॉक ने इन्हें सीखने की बात की और इसी समय बहरे व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए पेडोपोस डी लियोन ने पढ़ाई लिखाई एवं शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया था। सबसे पहले एक पेडोपोस डी लियोन नाम के व्यक्ति ने डेफ बच्चों के लिए पढ़ने लिखने पर काम किया था। फिर 18वीं शताब्दी के अंत में रूसो लोग ने इनके लिए मानवीय इलाज का प्रारंभ किया। 18वीं शताब्दी में काफ़ी और चेंज हुए कि इन बच्चों के इलाज पर भी ध्यान दिया गया। फिर एट लास्ट वर्तमान समय में विकलांगों को व्यवस्थित प्रशिक्षण का कार्य मार्क इटार्ड ने इसी काल में प्रारंभ किया है। अब हम मार्क इटार्ड के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने 1774 में 1838 पे एक केस स्टडी पर काम किया है। इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक 11 वर्षीय बच्चा है जो कि बोल नहीं पाता है और वो इस तरीके से व्यवहार करता है, दूसरों को चोटिल कर देता है, उसकी पूरी बॉडी पर खरोंच के निशान है। इस व्यक्ति ने उस बच्चे पर काफ़ी काम किया, उनको डोमेन सिखाए, लाइक एज कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, यहाँ तक कि उन्हें पढ़ाई लिखाई भी करने के लिए उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि बच्चा कुछ पढ़ना लिखना भी सीख ले। उन्होंने उन बच्चे पर काम किया, लेकिन वो उन्हें उनके व्यवहार को पूर्ण रूप से तो चेंजेस नहीं ले पाए, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। उन्होंने उन बच्चे पर काम किया। इसके साथ साथ उनकी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण तथा शिक्षक एवं अभिभावकों के बीच संबंध इत्यादि को भी मान्यता मिली। फिर 19वीं सेंचुरी के बारे में देखते हैं। उत्तरार्ध में मानसिक मंदितों की शिक्षा हेतु प्रचलित पुस्तक IDOC 8 statements by psychological method नामक पुस्तक की रचना 1866 में की गई थी।
कोई भी डेट पूछ ली जा सकती है आप सभी से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। सैंगविन तथा मार्क इटार्ड के को कार्यों के मैडम मॉन्टेसरी ने विशेष तौर पर विशेष शिक्षा योग्य अपंग बच्चों पर भी कार्य किया। इस समय अब किस किस ने इन बच्चों पर काम किया है उनके बारे में बताया गया है। इस समय अपंगों के लिए फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड तथा यूरोप में व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके थे। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने बुद्धिलब्धि की जांच प्रारंभ की कि बच्चों का मेंटल जो है कि उनको मेज़र किया, मेंटल एबिलिटी उनकी कैसी है, उनको मेज़र करके उनके बारे में जानना, उनके ऊपर प्रिवेंशन करना, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ को रोकना। काफ़ी चेंजेस लाए गए। कई देशों ने इस पर काम किया है। इस समय ग्रीस और रोम में विकलांग बच्चों को जीवित नहीं रखा जाता था। इसका कारण यह था कि विकलांग युद्ध नहीं कर सकते थे। 1784 में विलियम स्टाइलिंग ने पेरिस में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की थी। 1916 में और 1916 से 1863 में आवासीय रूप से विकलांगों के लिए आवासीय व्यवस्था होहान ग्रोवेन ने की। इसके लिए पश्चात जेरोस्थियाडास्टिम, सैमुअल ओबी तथा हेनरी व्हीलर के प्रयासों में से मंदबुद्धि के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हुए और AAMR की स्थापना की। 1870 में शिक्षा नीति, जिसे फार्स्टेज एक्ट भी कहा जाता है, का निर्माण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप विकलांगों की शिक्षा के प्रति रुचि न होना, विकलांगों का विद्यालय आने जाने के में असुविधा तथा शिक्षकों का खराब व्यवहार सामने आया। 1870 में काफ़ी बातें सामने आई, देखने को मिली। 1880 में इन्हीं सब के परिणाम विभिन्न प्रकार के विकलांगों हेतु विशिष्ट कक्षा का प्रारंभ हुआ और इसका परिणाम अच्छा रहा। काफ़ी स्पेशल क्लासेस देनी स्टार्ट कर दी थी। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर कमीशन बना जिसमें दृष्टि अक्षमों एवं मूक बधिरों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इग्राइटन कमीशन, जो 5 से 16 वर्ष की आयु एवं 7 से 16 वर्ष के मूक बधिरों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। विकलांगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं कि क्या क्या बेनिफिट दिए गए। रॉयल कमीशंस मेंटली डिसेबिलिटी बिल MDB नाम से पारित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अक्षम बच्चों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। एल्फ्रेड बीने तथा साइमन ने बुद्धि परीक्षण बनाया कि उन्होंने बुद्धि परीक्षण किया, उन्होंने बुद्धि को जांचने का पर खोज की। इस प्रकार से 19वीं शताब्दी में विकलांगों पर काफ़ी कार्य किए गए। शताब्दी में मानसिक विकलांग बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, पहले स्कूल नहीं भेजा जाता था। इनके लिए विद्यालयों की व्यवस्था की। दृष्टि दोष व्यक्तियों के लिए भी विद्यालयों एवं आवासीय व्यवस्था की गई। यूनेस्को ने सर्वप्रथम छपे पृष्ठों में ब्रेल लिपि का होना बताया था कि अमेरिका में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष राष्ट्रीय नीति बनी थी। ब्रिटेन में मेंटल हेल्थ एक्ट बनाकर विकलांगों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक विशेष विद्यालयों के परंपरा चली आ रही थी कि उनके लिए स्पेशल स्कूल चलते आ रहे थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका में सांकेतिक शिक्षा का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। इसे विशिष्ट कक्षाओं का युग कहा जाता था और इस प्रकार 20वीं शताब्दी में विकलांगों को व्यक्तियों के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन हुआ तथा सरकारों की तरफ से भी उन्हें सकारात्मक संवैधानिक कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए थे। सरकार की तरफ से भी उन्हें सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो गया था। दृष्टि अक्षमताओं के क्षेत्र में राष्ट्र संघ की स्थापना मुंबई में की गई थी। इसका क्षेत्र दृष्टि अक्षमता रोकथाम एवं लोगों को बचाव से अवगत कराना था कि फिर दृष्टिबाधित जो बच्चे थे, यानी कि जो देख नहीं पाते थे, उनके लिए भी काफ़ी संस्थाएं बनाई गई। उनकी जो बाधिरता थी उनको रोकने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए, ताकि बच्चों में इम्प्रूवमेंट, उनको शिक्षाएं दी जाने लगी, उनके लिए प्रिवेंशन किया जाने लगा। काफ़ी योगदान दिया गवर्नमेंट ने।
दृष्टि अक्षम व्यक्तियों के लिए ग्रामीण एवं कृषि के लिए केंद्रों की स्थापना की गई थी। यह शिक्षण केंद्र टाटा एग्रीकल्चर्स रूबी ट्रेनिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता था। यह विद्यालय दृष्टि अक्षम व्यक्तियों के लिए है जो भुवनेश्वर में स्थित है। सहादरा नई दिल्ली में अंध विश्वविद्यालय की स्थापना 1963 में की गई थी। पूछ लिया जा सकता है कि सहादरा की नई दिल्ली में कौन से संघ की स्थापना की गई थी, कौन से सन में स्थापना की गई है? 1963 में की गई है। 1963 में द फेडरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड या FWMR की स्थापना 1965 में की गई। इसका उद्देश्य मंदबुद्धि व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की सेवा करने के लिए संस्थान जुटाना तथा दृष्टि अक्षमों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना होता है। 1970 प्रमुख उपलब्धियां में संशोधन द्वारा एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट को पास किया गया। फिर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एक्ट 1996 का स्थान लिया गया। कानून के नए कानूनों में निम्न बातों का समावेशन हुआ। फर्स्ट आता है व्यक्तियों को महत्व दे न कि उनकी अक्षमताओं को। काफ़ी चेंजेस लाए गए कि व्यक्तियों को महत्व दे, उनकी अक्षमताओं को महत्व ना दिया जाए। प्रत्येक बड़े बच्चों के लिए जैसे 14 to 16 के लिए व्यवसाय से पहले IEP बनाना। अतिरिक्त श्रेणियाँ ऑटिज्म, डोमेस्टिक्स, ब्रेन इंजरी को सम्मिलित करना, इनको भी सम्मिलित किया गया उनके अंदर ही। अमेरिकन एसोसिएशन डिसेबिलिटी एक्ट 1990 ने अक्षम व्यक्तियों के नागरिक अधिकार संबंधी कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त सभी व्यापक कार्यों में भेदभाव समाप्त करना भी सम्मिलित है। उसी समय से आप पास पेरिस में 1975 में सर्वप्रथम पहले पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई थी, जिसमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। वहाँ पर साइन लैंग्वेज सिखाई जाती थी। सबसे पहला स्कूल कहाँ पर था? ये पेरिस में खोला गया था 1975 में। 1977 में लॉर्ड वैली मेमोरियल संस्थान केंद्र की जांच की गई और 1984 में भारत सरकार ने मंदबुद्धि बच्चों के लिए प्रशिक्षण हेतु शिक्षण सामग्री तथा संसाधन जुटाने के लिए NIMH की स्थापना की। कार्यक्रम की गुणवत्ता का नियंत्रण रखने एवं अन्य संगठनों के नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने 1985 में भारतीय पुनर्वास परिषद RCI का गठन किया, जिसके अंतर्गत हम दिव्यांग बच्चों पर काम करते हैं। कुछ समय पश्चात 1997 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन सर्वेक्षण द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि लगभग 1 लाख विकलांग गामक अक्षमता से दौर से गुजर रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि MR बच्चों की सेवा के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। आई होप आप सभी को हिस्टोरिकल दिव्यांग बच्चों के बारे में भी देखने को मिला है और किस तरीके से उनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ पर स्कूल खोले गए हैं और उनकी एजुकेशन पर गवर्नमेंट काम भी कर रही है। उनकी अलग से ही सोसाइटी बना दी गई है। अब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे कल में कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज़ एज पर द PWD एक्ट 1995 में इन बच्चों को क्या बेनिफिट मिले और ये एक्ट क्यों बनाया गया, इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। किसी को भी कोई भी इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ देना, मैं इसकी PDF बना के आप सभी को इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। आप अच्छे से नोट्स को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।